हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारी पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो लिथोस्फीयर है, जिसपे हम लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण हम लोग करते हैं, वो जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई प्लेट्स में बटा हुआ है। और ये जो प्लेट्स होते हैं इनको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें आपको दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की परतें, जिसमें लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है और मैग्मा भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वोल्केनिक आर्क भी आपको, ओशियंस और ये सब चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हर साल जो है ये जो प्लेट्स हैं बहुत ही कम मिलीमीटर्स में खिसकती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है और इसी मैग्मा के कारण ये सारी प्लेट्स भी हिलती रहती है। इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमारा पृथ्वी का जो सरफेस है, जो धरातल है, उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं। हमारी पृथ्वी पे जितने भी बदलाव आते हैं वो किसी न किसी प्रकार के फोर्स या बल के कारण आते हैं। इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इसका मतलब अंदर से आने वाले फोर्स या बल, और दूसरा है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर से लगने वाले फोर्स। तो एंडोजेनिक का मतलब अंदर से लगने वाला बल और एक्सोजेनिक का मतलब बाहर से लगने वाला बल। अब एंडोजेनिक में होता है सडन फोर्सेज, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, बिल्डिंग माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और एक्सोजेनिक में होता है इरोशनल एंड डिपोजिशनल, जिसमें क्या होता है रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। इन सब चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। अभी आपको ये बता दूं, इरोजन और डिपोजिशन का मतलब है किसी मिट्टी का, पत्थर का कटाव होके आगे चले जाना, और डिपोजिशन का मतलब है जमा हो जाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंडोजेनिक फोर्सेज। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एंडोजेनिक फोर्सेज का मतलब है अंदर से दबाव लगने वाला फोर्स। ठीक है, उसमें अगर आपके सामने देखा जाए तो पहला है डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर जो ये लिथोस्फीयर के ऊपर कुछ आकार जो बने हुए हैं वो ऊपर या नीचे खिसक जाते हैं। जैसे आपके सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो जमीन है ऊपर की तरफ खिसक गई है और पृथ्वी का नया आकार बन चुका है। और इसमें दूसरा है माउंटेन बिल्डिंग। किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो ये दबाव लगता है और इस दबाव के कारण धीरे धीरे हमारे सामने पहाड़ जो है उनका निर्माण हो जाता है। उसके आगे देखते हैं सडन फोर्सेज। जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा दबाव अचानक लगता है और अचानक इस दबाव के कारण बहुत सारी आकृतियों का निर्माण हमारी पृथ्वी पे होता है। और उसके अलावा होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है उसका एक बीच में सेंटर पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है, और उसके कारण से उसके आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। उसके बाद में आता है वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के कारण भी बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार से लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब है पृथ्वी का या जमीन का अपने स्थान से खिसक जाना। इनके कारण से भी बदलाव आ जाता है और ये भी एंडोजेनिक फोर्सेज है। अब हम लोग देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। इरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे कटाव हो जाना और डिपोजिशन का मतलब है धीरे धीरे जम जाना। इसमें जो मुख्य होते हैं वो सबसे पहले है नदियां,
नदियों के साथ में बहुत सारे पत्थरों का, उन सब चीजों का कटाव होता है और नए नए आकार बनते हैं। दूसरी होती है विंड, हवाओं के कारण से आपने देखा होगा जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें नए नए आकार बन जाते हैं, रातों रात टीले बन जाते हैं और अगले रात को वो बदल भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं सी वेव्स, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें जो होती है उनके कारण बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और उसके अलावा होते हैं ग्लेशियर्स, इनके कारण भी बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। आगे के पार्ट में इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले जान लेते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो इंडोजेनिक फोर्सेज से बनते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनो ही दो ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हमारा जो पृथ्वी का जो धरातल है उसमें बहुत ज्यादा तबाही आ जाती है और बहुत ज्यादा बदलाव भी हो जाते हैं। वोल्केनो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह का ज्वालामुखी होता है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। वो मैग्मा धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में धीरे धीरे जो ऊपर जो इसका क्रेटर जो होता है, इसका मुख जो होता है, उससे ये बाहर निकलता है। उसमें पहले गैसेस निकलती है, फिर राख निकलती है और फिर धीरे धीरे इसके अंदर से लावा निकलता है और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकलती है और पृथ्वी में नए नए प्रकार के आकार इसके कारण जन्म लेते हैं। वोल्केनो में जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीचे एक मेंटल की परत होती है, उसके ऊपर क्रस्ट होती है और ये सब धीरे धीरे दबाव के कारण से इस लावा को, इस मैग्मा को बाहर निकालते हैं जो नए नए आकारों का निर्माण करता है। अर्थक्वेक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट का मतलब वो होता है वो स्थान जहां से अर्थक्वेक की उत्पत्ति हुई है और ये जो है सेस्मिक एनर्जी के उत्पन्न होने का स्थान होता है और इसी के कारण से आसपास के स्थानों में बदलाव होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फोकस पॉइंट है उसको साथ में एपिसेंटर जुड़ा हुआ है और उसके साथ में जो है ये प्लेट बाउंड्रीज है, इनमें बदलाव आ रहा है और सेस्मिक जो वेव्स है वो चारों तरफ से रेडिएशन को पैदा करती है और जिसके कारण से चारों तरफ बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स में अगर मैं बातें करूं तो क्या होता है, जो सुंदर सुंदर प्यारी प्रकृति हमें हमारे सामने दिखाई देती है वो दो कारणों से निर्मित होती है। पहला कारण है वेदरिंग और दूसरा कारण है इरोजन। वेदरिंग जो होता है उसका मतलब है छोटे छोटे पत्थरों का या चट्टानों का टूट जाना। हमारी पृथ्वी की सतह पे छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी जो चट्टानें होती है वो जब टूट जाती हैं उसे कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन जो होता है पानी के साथ में इन चीजों का बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। हो सकता है ये पानी के साथ बह जाएं, हो सकता है ये हवा के साथ बह जाएं, हो सकता है ये बर्फ के साथ बह जाएं। ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, ये जो बह जाने वाला जो सामान होता है वो धीरे धीरे पानी, हवा आदि के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है और वहां पे जाके ये डिपॉजिट या इकट्ठा हो जाता है और इसी प्रकार से नए नए आकारों को जन्म मिलता है। अब हम जानते हैं नदी का इसमें क्या योगदान होता है। जो नदी जो बहती रहती है वो भी नए नए आकारों को जन्म देती है। जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गिरती है तो ये बड़े बड़े मजबूत चट्टानों पे गिरती है और उससे नीचे ये घाटी की तरफ गिरती है और उससे बहुत बड़े वाटरफॉल या झरने का निर्माण होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत खतरनाक मजबूत चट्टानें होती है और उसके अंदर जो नीचे जो होती है वो कमजोर चट्टानें भी होती है जो धीरे धीरे पानी के बहाव से कट जाती है। जैसे ही ये नदी सामान्य स्थान, जिसे कि हम लोग प्लेन कहते हैं, वहां पहुंचती है तो ये मुड़ जाती है और जैसे ही ये मुड़ जाती है तो ये किस चीज का निर्माण करती है, ये मेंडर का निर्माण करती है। जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो मोड़ से बने हुए हैं इन्हें हम मेंडर कहते हैं और लगातार जो इरोजन होता रहता है
लगातार जो कटाव होता रहता है और उसके साथ ही साथ जो डिपोजिशन यानी जमाव जो होता रहता है वो इन मिएंडर के साथ साथ में होता रहता है। और कुछ समय बाद में ये जो मिएंडर है वो कट के पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और जब ये मिएंडर कट के अलग हो जाते हैं तो इन्हें हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। और ये एक नई लेक का या नई झील का निर्माण अपने आप में कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नदी जब ओवरफ्लो होती है, उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो यहाँ वहाँ इन किनारों में, इन ऑक्सबो लेक में भी बहुत ज्यादा पानी चला जाता है। और इसी प्रकार से बाढ़ जो आती है, बाढ़ में इस नदी के बहाव के अलावा भी जो और भी जगह होती है उनमें भी बहुत अधिक पानी चला जाता है। और उसी कारण से बहुत ज्यादा पत्थरों का, चट्टानों का, मिट्टी का कटाव और जमा होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो फ्लड का मतलब बाढ़ के कारण से नए एक प्लेन का, नए एक धरातल का निर्माण होता है। और इस धरातल का जो निर्माण होता है, ये धरातल बहुत ही उपजाऊ होता है, ये खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसे हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं। और जो उठे हुए जो हिस्से होते हैं इसके अंदर उन्हें लेविस कहा जाता है। और जैसे ही ये नदी समुद्र के पास जाती है तो बहता हुआ जो पानी है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे ये नदियां हैं वो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाती है। और जब ये नदियां बहुत सारे टुकड़ों में बट जाती है तो इन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे नदियों के जो ये रूप है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और दोस्तों, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये अपना एक नया मुख बना लेती है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। और जब यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सी वेव्स जो है वो धरातल में किस प्रकार से बदलाव करती है। जैसा कि आपने देखा है, इरोजन और डिपोजिशन, इसका मतलब कटाव और जमाव के कारण से धरातल में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। समुद्र के अंदर जब लगातार पानी बहता रहता है तो वो क्या करता है, इन चट्टानों को धीरे धीरे काटना शुरू करता है और उसमें छोटे छोटे जो क्रेक्स पैदा हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे क्रेक पैदा होते हैं ये इन चट्टानों के नीचे से शुरू होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, सी केव्स। ये छोटी छोटी गुफाओं का रूप लेते हैं और धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण ये जो सी केव्स हैं वो बड़े होते जाते हैं। और जब ये बड़ा आकार ले लेते हैं तो इन्हें हम सी आर्क कहते हैं। सी केव ही आगे जाके सी आर्क का रूप ले लेते हैं। फिर आगे जाने के बाद में कटाव और जो बहाव है उसके कारण से क्या होता है, कई बार केवल दीवारें ही बच पाती है, बाकी का हिस्सा जो है वो वहां से चला जाता है। और ये जो दीवारें बच पाती है इन्हें हम स्टेक कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले सी केव का निर्माण हुआ, उससे बाद में सी आर्क का निर्माण हुआ। और सी आर्क जब बहुत बड़ा हो जाता है, इन चट्टानों को लंबे लंबे टुकड़ों में बांट देता है, तो हम स्टेक का निर्माण देख लेते हैं। और इसी प्रकार से जब लंबी लंबी खड़ी खड़ी चट्टानें हो जाती हैं तो उन्हें हम सी क्लिफ भी कहते हैं। और इन्हीं सी क्लिफ के किनारे कई बीच का निर्माण भी हो जाता है। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी बर्फ की नदियां होती हैं जो जमी हुई होती हैं, वो भी क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को यहाँ से वहां हिलाती है। ग्लेशियर्स के कारण बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और बर्फ जो होती है वो इन्हें धीरे धीरे बड़ा कर देती है। और पानी के कारण ये सुंदर सुंदर झीलों में और पर्वतों में बदल जाते हैं। ग्लेशियर के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें ले जाई जाती है और वो छोटी बन जाती है और समय के साथ में ये एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। जैसा कि आपने रेगिस्तानों में देखा होगा, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है और बहुत तेज हवाएं चलने के कारण में मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। और ये मिट्टी के टीले जो हैं एक रात से दूसरी रात में अपना स्थान बदल लेते हैं। रेगिस्तान में आप अक्सर मशरूम के आकार के जो
टीले या चट्टाने आपको दिखाई देती है, जिन्हें मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। तेज हवाएं मिट्टी के इन टीलों के नीचे वाले हिस्से पे दबाव डालती है और उसके कारण से धीरे धीरे ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं और इसके कारण से नए नए आकारों का निर्माण होता है। और ये जो नए नए आकारों का निर्माण होता है, इन्हें हम मिट्टी के टीले या सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। जब इन सैंड ड्यून्स के जो हिस्से होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और हल्के होते हैं, तो हवा क्या करती है, उन्हें लंबी दूरी के लिए लेके चली जाती है और ये बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, जिन्हें हम लोएस कहते हैं। और ऐसे ही लोएस चाइना में बहुत ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखें।